नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्लॉन्ग गाइड। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 10। दोस्तों इसमें कई सारी मज़ेदार चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरल और विरल माध्यम के बारे में। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आप पहचानेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेंस के आरेखों के जो नियम है, जो फॉर्मूले हैं, जिनसे आप सभी आरेख बनाना सीख जाएंगे। और ये आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने आज की वीडियो देखी तो लेंस से रिलेटेड अगर कोई भी आरेख बनाना आ गया तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और उसकी फिर हम लोग पढ़ेंगे ये वाली जो टेबल है, इस टेबल को याद करने का, मिनट के अंदर याद करने का तरीका, कि इस टेबल को हम कैसे मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बिल्कुल भी काट करके मत देखना। और अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको जाकर के चेकआउट करो और पहले वाले पार्ट देख लो। उसके बाद में यहाँ पर आओ। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर इस तरीके का कोई भी आरेख या कोई भी ग्राफ बनाने में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सी क्रॉस कहाँ से जाएगी, कैसे कट करेगी, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, क्या प्रतिबिंब होता है, उल्टा सीधा, आभासी, वास्तविक, ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो मेरी पुरानी वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एकदम गांव वाले लैंग्वेज में आपको सबको समझा रखा है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कैसे लगते हैं, मैंने आपको पढ़ाए थे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसके जस्ट आगे से। अपवर्तनांक के समय आपने ना एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैंने आपको ये बताया था कि कोई प्रकाश की किरण वो क्या करती है, माध्यम बदलती है। तो माध्यम बदलने पर ना यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग होता है, और ये दो शब्द ना आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं या फिर आपको वैसे भी पता होने चाहिए। पहला जो शब्द है उसका मतलब होता है, मतलब बाद में बताऊँगा, सघन माध्यम, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है इसका मतलब दूसरा शब्द है ये आपका विरल माध्यम। अब आप में से कोई मुझे बताओ ये सघन माध्यम और विरल माध्यम होता क्या चीज़ है। बेसिकली मैं ना आपको दो बहुत मज़ेदार सी पहेलियाँ पूछने जा रहा हूँ आपसे। ये एक आदमी है और आप बताओ ये मोटा है कि पतला है। मतलब ये आदमी जो है पतला है, खाया पिया ताज़ा मोटा मस्त है, या फिर सुकड़ा हुआ है। तो आप कहोगे भाई इसमें हम कैसे बताएं, मान लेते मोटा लग रहा है कि पतला लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसी को देखते हुए आप इसको देखो और अब आप बताओ दोनों में कौन सा मोटा है और कौन सा आदमी पतला है। तो गाइस अब आपको जरा सा भी सोचने में टाइम नहीं लगेगा। और देखो इसकी आंख टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फटाक से बोलोगे ये आदमी मोटा है। लेकिन इसी कंडीशन में दोस्तों अगर हम एक चीज़ और देखें, और वो चीज़ ये है कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में बताओ भाई कौन मोटा है और कौन पतला, इसमें और इसमें, किसमें भाई, इन दोनों में, तो आप जाहिर सी बात है फटाक से बोलोगे ये मोटा है और ये पतला है। मतलब जब मैंने इन दोनों में पूछा तो आपने इसको मोटा कहा, लेकिन जब इन दोनों में पूछा तो इसको आपने क्या कहा, पतला कहा। समझ में आ रहा है ना मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आगे समझाता हूँ। ऐसे ही सघन माध्यम और विरल माध्यम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सघन माध्यम का मतलब होता है जब हम किसी दो माध्यमों की तुलना करें, दो माध्यमों की तुलना करने पर, ध्यान से समझेंगे, दो माध्यमों की तुलना। भाई मुझे पता है आप में से किसी एक बंदे के मन में चल रहा है कि माध्यम क्या होता है। देखो हवा तो चलती है, प्रकाश चलता है, प्रकाश कहाँ चलता है, हवा में चलता है, और फिर वो कहाँ जाता है, किसी चीज़ में टकराता है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऐसे ना एक कांच का बॉल ले लो, बड़ा सा, इतना बड़ा बॉल ले लो, और दूर अपने मामा के घर से जाके टॉर्च मारो। अब मामा के घर से जो प्रकाश आएगा वो क्या होगा, उस जो आपका बाउल है, जो मतलब बाउल नहीं, मैंने क्या बोला था भाई, कांच का गेंद, हाँ जो गेंद है, बॉल है, बॉल को बाउल बोल दिया, मतलब कटोरा मत समझना, बॉल समझना। तो उसमें से ना वो ऐसे हवा में ऐसे प्रकाश ऐसे चल के आएगा, ऐसे 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 ऐसे, और कांच के अंदर घुसेगा। तो अभी वो कहाँ से आ रहा था, हवा से। तो पहला माध्यम क्या हो गया भाई, हवा। तो दो माध्यमों की तुलना में पहला माध्यम क्या हो गया, हवा। दूसरा माध्यम क्या हो गया, वो प्रकाश किस में चला गया, वो चला गया कांच में। तो दूसरा माध्यम कौन सा हो गया, कांच। तो ठीक इसी तरीके से दो माध्यमों की तुलना करने पर जिसका घनत्व, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसका घनत्व कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। जिसका घनत्व कम होता है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। तो कई कंडीशनों में ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वो माध्यम किसी दो में सघन बन जाए, कभी वो विरल बन जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कब सघन बन रहा है, क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो कैसा है। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये देखो, यही वाला भी आपके लिए पहले मोटा था, फिर इसके साथ में जब कंपैरिजन करा तो पतला हो गया।
तो ऐसे ही आपके पास दो अलग अलग माध्यम होंगे, उन दोनों में जिसका घनत्व बहुत कम होगा वो सघन होगा, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा वो विरल होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये एग्जाम में आ जाए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, या फिर बोल दिया जाए कि सघन माध्यम क्या होता है, तो आप फटाक से लिख दोगे कि दो माध्यमों की तुलना करने पर जिसका घनत्व कम होता है वो सघन माध्यम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है हमारा लेंस। लेंस क्या चीज़ होती है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबके पता है, ज़्यादातर घर पे लेंस तो रखे ही होंगे। अगर लेंस नहीं है तो पापा का, मम्मी का, दादी का, बुआ का, चाची का, चाचा का, किसी का भी चश्मा उठा करके देख लो, उस चश्मे में जो शीशा लगा होता है वो एक प्रकार का लेंस होता है। अब ये लेंस समतल है, उत्तल है, अवतल है, फलाना है, धमाका है, वो क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला लेंस वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और दूसरा लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। भाई लेंस और दर्पण, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? दर्पण। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है और दर्पण क्या होता है? लेंस वो होता है जिसके आसपास, मतलब जिसके आर पार प्रकाश जा सके, ठीक है, प्रकाश आया और आर पार चला गया। जबकि दर्पण में क्या होता है? प्रकाश एक तरफ आता है और दूसरी तरफ जाता है, मतलब वो उसके आर पार नहीं जा सकता। तो वो दर्पण था, हमारा चैप्टर क्लोज हो गया, हमने उसका पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब हम लेंस की शुरुआत कर रहे हैं, एकदम नया फ्रेश मस्त ताज़ा ताज़ा चैप्टर है ये। इस चैप्टर को पढ़ के आपको जो पूरी आग लगानी है बुक में। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पार्टों में बना दिया है, क्योंकि मैं हर एक पार्ट को बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गारंटेड कि अगर आपने सब कुछ देखे, मेरे सारे वीडियोस देखे, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अटकेंगे नहीं। तो अभी यहाँ पर उत्तल हो गया, अवतल हो गया। पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे? बहुत आसान है। मैंने सबसे पहले ये बताया, अवतल मतलब होता है तली। तली कैसी होती है? तली गहरी होती है। गहरे का मतलब जो चीज बीच में गहरी हो, गड्ढा हो, ठीक है, यहाँ पर ये देखो गड्ढा बना हुआ है, तली है, ठीक है। ऊ से होता है उठा हुआ, उठा, ऊ से उठा। शब्दों को समझो, ऊ से उठा, भावनाएं, यहाँ पर विचार अपने फील लेकर के आओ। ऊ से उठा, फील आ रहा है ना, तो ऊ से उठा, ये देखो उठा हुआ है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। बेसिकली साइंस की लैंग्वेज में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जहां पर हम अगर आ जाए बाय द वे कोई आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आप ये थोड़ी कहोगे जो उठा हुआ होता है बीच में। हम ये कहेंगे जिसका जो बीच का भाग है वो मोटा हो, किनारों पर पतला हो, ऐसा लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। और सेम उल्टा, किनारों पर मोटा, बीच में पतला, अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसको अभिसारी, इसको अपसारी भी बोलते हैं, वो चीज़ इग्नोर करते हैं। एग्जाम में अच्छा आता है अपसारी अभिसारी, आप इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना, मैं आगे बता दूंगा। तो ये हो गया आपके लेंस। दोस्तों अब आते हैं हम लोग लेंस की कहानी पे। लेंस की कहानी क्या होती है? कहानी कुछ है ही नहीं, बेसिकली उसके फैमिली में कौन कौन से मेंबर रहते हैं, बस यही इसकी कहानी है। तो लेंस की फैमिली में कौन कौन से मेंबर रहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। मेंबर समझने से पहले हम ये देख लेते हैं मेंबर आए कहाँ से, कैसे मेंबर बने। मेंबर बनाने के लिए हमको भाई इस लेंस में देखना पड़ेगा ध्यान से, और इसमें हमको दो अलग अलग गोले दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से गोले दिखाई दे रहे हैं? पहला गोला देखो ये दिख रहा है और दूसरा गोला ये दिख रहा है। तो दोनों गोलों को पूरा कर देते हैं, तभी तुमको इनकी कहानी पता चलेगी। चलो भाई दोनों गोलों को पूरा कर दो। ये हमारे लेंस हैं और इस वाले गोले को हम अभी पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इस गोले को पूरा करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके का मंजर, मतलब नज़ारा, मतलब मंजर जो भी है, आपको कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा, ठीक है। और जब हम इस वाले गोले को पूरा करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा, मतलब एकदम बराबर सा सीन दिखाई देगा। छोटे बड़े लग रहे क्या, लेकिन आप ये समझ लो दोनों बराबर हैं यार, ठीक है, क्योंकि हमें तो फील करना है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें तो अलग ही होती हैं। तो ये आपको ऐसा कुछ दो गोले एकदम से जुड़े जुड़े से दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं दोनों गोलों से जो इसका जुड़ा हुआ बीच का जो कॉमन एरिया होता है, ये आपका कौन सा लेंस बनता है? ये उत्तल लेंस बनता है। तो भाई दोनों गोले हैं तो गोलों का केंद्र भी होगा, तो केंद्र इसका यहाँ है और इसका केंद्र यहाँ होगा। तो केंद्र को हम लिखते हैं सी से, पहले भी हमने पढ़ ही लिया था। तो सी इसकी फैमिली का पहला मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर दो मेंबर है एक जैसे, तो एक जैसे नाम होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, घर में जिसको बुलाओगे दोनों आ जाएंगे तो दिक्कत है। तो पहले वाले को नाम देना पड़ेगा C1 और दूसरे वाले को नाम देना पड़ेगा C2। किसकी बात करें हम लोग? वक्रता केंद्र की। क्या चीज बोले? वक्रता केंद्र। और अगर केंद्र निकल आया तो इसका त्रिज्या भी निकलेगा। बहुत सही, बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, त्रिज्या के मामले में आप एक चीज समझ लो, इसका जो बीच का लाइन होता है, इस लाइन से हम त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, उस पर भी हम बाद में जाएंगे। जैसे यहाँ से अभी त्रिज्या होनी चाहिए थी, यहाँ से
आप देख पा रहे होगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन हम इसकी त्रिज्या सिर्फ यहीं तक की मानते हैं। तो इसके केंद्र से, और इस केंद्र को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र O, क्या बोलते हैं इसको, O। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या, O से लेकर के C1 तक, और ऐसे ही O से लेकर के C2 तक भी हो गई वक्रता त्रिज्या। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक, प्रकाशिक केंद्र नहीं, प्रकाशिक बिंदु से वक्रता केंद्र तक बिल्कुल जो दूरी है इसका ठीक आधा मारेंगे यहाँ पर, और ठीक आधा करेंगे यहाँ पर। तो पहले में क्या आएगा, F1, किसने पहचान लिया था पहले से ही, जिसने भी पहचाना अपने आप को पीठ थपथपा दो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, F2। तो ये हमको कुछ कुछ ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, बस इतना ही तो होते हैं इसकी फैमिली मेंबर, और ये जितना भी फालतू की चीज़ है ना, मतलब जो परिधि है जो हमें चाहिए नहीं, वो हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे एक लेंस की पूरी फुल फैमिली यहाँ पर तैयार हो गई। हमने कैसे फैमिली तैयार करी आपको पता भी चल गया होगा, बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम अपर्चर यानी द्वारक बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपको इससे कोई भी नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही समझ लो। अब इस लेंस की कहानी समझेंगे तो भाई इस वाले को, गोले को पूरा करना पड़ेगा। तो गोले हम फिर से पूरे कर देंगे, हम गोले पूरे करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। ये गोला इधर पूरा हो गया और ये गोला इधर पूरा हो गया, लेकिन अरे ये क्या, दोनों गोले दूर दूर हैं। गोले तो हो गए दूर दूर, पर कोई बात नहीं, हम गोले दूर दूर हैं तो इसके बीच में हम कुछ ना कुछ पदार्थ भर देंगे। और जो गोले हैं, दोनों गोले, तो गोले का ना यहाँ पर केंद्र भी होगा। ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका C2। यहाँ से एक प्रकाशिक वक्रता, नहीं कौन सा ये है, द्वारक, बहुत सही पहचानते हो भाई लोग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की O होगा, इतनी जो है आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम इसको त्रिज्या मानेंगे। जितना हम इसमें कम कर देते हैं यहाँ पर लगभग हम बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक की एक त्रिज्या मान लेंगे। त्रिज्या का आधा भी निकालते हैं, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका F1। जितना फालतू का है, कुत्ता भौंके जा रहा है तो उसको खा गया कुत्ता। आपको कुत्ते की आवाज़ दे रही सुनाई, तो ये हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको डॉग की आवाज़ नहीं आ रही होगी, और अगर डॉग की आवाज़ आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मुझे डॉग की आवाज़ आ रही है। फिलहाल डॉग पर फोकस नहीं करना है, फोकस मेरी बातों पर करना है। आपको ये दोनों लेंस की फुल फैमिली की कहानी जो है समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग जो चतुर होते हैं, चतुर का मतलब बहुत सारी बुक्स में ना आपको यहाँ पर ये दिया होगा, जो C1 लिखा है इसको 2F1 लिख देते हैं, और जो C2 लिखा होता है इसको 2F2 लिख देते हैं। कहानी वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। और यहाँ पर भी लिखा होता है 2F1 और यहाँ पर लिखा होता है 2F2। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम 2F1 वाला सीन कहीं पर क्रिएट ही नहीं करेंगे। हम हमेशा C1 C2 C1 C2 C1 C2 करेंगे, ठीक है। F2 F1 F1 2F1 बोलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो भाई समझने बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। और हाँ, आप चाहे 2F1 लगाओ चाहे तो C1 लगाओ, टीचर फुल मार्क्स देंगे, बिकॉज टीचर आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं क्लियर हो गई। अब आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके कारण आप इस चैप्टर से आने वाला कोई भी आरेख, लेंस का, दर्पण का तो बता दिया, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। मतलब अगर कोई पूछ दे कि एक प्रकाशिक किरण, मतलब एक प्रकाश की किरण इतनी दूर से इस वाले लेंस पर आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप ना अपने दिमाग में बैठे बैठे बोल दोगे इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, भासी बनेगा, फलाना बनेगा, धमाका बनेगा। मतलब फलाना धमाका कैंसिल करके बाकी सारे बनेंगे, बता सकते हो। कैसे बताओगे, उसकी ना एक ट्रिक होती है, और ट्रिक आपको पता है मैंने पहले भी समझाई है और अभी भी समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं वो ट्रिक क्या है जिसके कारण आप जो है सारी चीज़ों को बता पाओगे। दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी दर्पण वाले में कि दर्पण में जो अवतल दर्पण है उसके लिए ना 6 ग्राफ बनते हैं, मतलब 6 आरेख बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए 6 आरेख बनेंगे, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि लेंस से कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर रखी जा रही है, तो वो कहाँ पर उसकी इमेज बना रही है। इस चीज़ के लिए आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक टेबल दिखाई देगा, और उस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो आप किसी भी आरेख को बनाने में गलती
कर ही नहीं सकते। लेकिन भाई मेरे फिर भी आपको वो टेबल अगर याद नहीं हो रही है तो वो देख लेते हैं। और अगर आपको टेबल याद हो गई या फिर आपको टेबल याद करना ही नहीं, आपको सीधा आरेख समझना है, आपको आरेख से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लेना। नहीं तो मैं तो चाहूँगा आप टेबल को याद करने का तरीका देख लो। टेबल में आपको पता है कि जो उत्तल लेंस है इसके 6 फिगर हैं और अवतल वाले के 2 हैं। दर्पण में क्या था, अवतल वाले के 6 थे और उत्तल वाले के 2 थे, आपको याद होगा। तो अभी हम इन उत्तल वाले लेंस के लिए जो 6 आपकी टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बना करके देख लेते हैं, और उसमें जो कुछ भी हो सकता है जैसे जैसे हम टेबल को याद करेंगे। भाई पसीना बहुत निकल रहा है मेरी, क्योंकि मेरा रूम बहुत गर्म है, पंखा चल रहा है फिर भी, मगर कोई नहीं, आप लोगों के प्यार के लिए इतना चलता है यार। तो इस बात के लिए ना एक लाइक कर देना। दोस्तों जो पहला आपका टेबल का प्रॉपर्टी है वो आप ना ग्राफ से समझोगे। आपको एक छोटा सा ग्राफ बना लेना है कहीं पर भी। ग्राफ तो इसको बोलते नहीं है, इसको तो आरेख बोलते हैं। क्या होता है ये, आरेख होता है। ये देखो दर्पण नहीं है, ये है एक लेंस, और लेंस के हमें पता है यहाँ पर होगा आपका F1 और यहाँ पर होगा आपका C1, ऐसे यहाँ पर होगा आपका F2 और यहाँ पर होगा आपका C2। भाई हम पहली जो चीज़ होती है अवतल वाले में, अगर आपको दर्पण वाले में याद हो तो यहाँ पर भी याद आ जाएगा कि उत्तल लेंस में हम उसको अनंत पे रखते हैं। तो पहला जो हमारा वस्तु होगा वो कहाँ पर जाएगा भाई, अनंत पे। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, अनंत। ठीक है, ये अनंत ही लिखा है, मतलब थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाए तो समझ लेना, फील कर लेना। तो वस्तु कहाँ है, अनंत पर। फिर क्या होता है भाई मेरे, जो वस्तु होती है वो दर्पण से ना, जो दर्पण हो गया, लेंस हो गया, इससे बड़ा प्रेम करती है, उससे बड़ा उसको प्यार होता है। तो इसके चक्कर में उसका थोड़ा नज़दीक आता जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अनंत से उठ करके पास आता जाता है। तो अनंत से वो आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, C1 के पास में पहुंचेगा। तो दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे C1 से परे। अगर ये मार्कर आज खत्म हो गया बीच में तो इस मार्कर को मैं ना दोबारा से रिफिल कर लूँगा। आपने क्या सोचा, तोड़ दूंगा, नहीं। फिर वो क्या करता है, C1 से पास आ जाता है, फिर वो C1 पे पहुंच जाता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रेमी अपनी मंजिल तक जा रहा है, उसकी मंजिल ये है, तो C1 पर आ गया। प्रेमी वो बेसिकली अपने साहित्य का है, अपनी पढ़ाई का है, और ये जो लेंस है ये उसकी पढ़ाई है। आप भी अपनी पढ़ाई के प्रेमी बनो। अब ये C1 पर आ गया, फिर वो क्या करेगा, C1 से उठ करके और आगे बढ़ेगा तो C1 और F1 के बीच में आ जाएगा। तो भाई हम कहाँ लिख देंगे, C1, देखो मार्कर तो रुक गया तो मार्कर हम बदल लेते हैं, मार्कर की कमी थोड़ी है, 2 मार्कर है। C1 और F1 के मध्य। इसके बाद में दोस्तों वो क्या करेगा, F1 पर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे F1 पर, और फिर क्या करेगा वो, F1 और O। भाई आपने यहाँ पर O नहीं बनाया, ठीक है, O, F1 और O पर आ जाएगा, F1 और O के मध्य। समझ गए दोस्तों, ओके। अब आपको ये समझना है कि जब वो अनंत पर था तो इसकी जो पहली इमेज होती है वो F2 पर बनेगी। पहली इमेज कहाँ बनेगी, F2 पर बनेगी। बस आप इतना याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ पहले के लिए F2 याद कर लो। तो अनंत वाला बनेगा आपका जो इमेज है, प्रतिबिंब, मतलब जो प्रतिबिंब है, यहाँ पे मैं प्रतिबिंब लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं वस्तु लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये बनेगा आपका F2 पर। अब देखो जैसे जैसे ये इधर नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे वो कदम दर कदम उधर बढ़ता चला जाएगा, बस टेंशन खत्म। अनंत पर तो F2 पर, फिर C1 से जब परे होगा तो हमारा F2 और C2 के बीच में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे F2 और C2 के बीच। फिर दोस्तों वो थोड़ा सा इधर एक कदम और बढ़ेगा तो ये एक कदम और उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका C2 पर। फिर ये एक कदम इधर और बढ़ा तो वो एक कदम यहाँ, देखो अभी पहले कहाँ था F2, फिर बीच में आया, फिर इधर आ गया, अब वो C2 से परे हो गया, ठीक है, C2 से परे। और इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, इसके बाद में वो C2 से परे तो निकल गया, फिर वो अनंत पर चला जाएगा। तो अगली लाइन में हमको लिख देना है अनंत पर। अब दोस्तों क्लाइमैक्स जो लास्ट वाला बचा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने जैसे दर्पण में आपको याद होगा हमने पलट दिया था उसका पासा, वो दूर भाग गया था अनंत पर, तो अनंत से हम उसको इधर साइड में ले आए थे ताकि वो भाग ही ना सके। यहाँ भी यही होगा, वो अनंत तक भाग गया लेकिन हम बड़ा ताकतवर है, उसको इनफाइनाइट से उठा करके अपने पाले की दूसरी तरफ ले आए। तो यहाँ भी वही होगा कि किसी चीज़ को दूर से वो भाग गया तो उसको अनंत से लेकर के इधर तक आ जाना है, मतलब जिस ओर आपका बिंब है उसी ओर वस्तु हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिंब की तरफ।
मतलब बिंब की ओर, जिस तरफ बिंब है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आपने ये बता दिया प्रतिबिंब और बिंब की स्थिति, अब छोटा बड़ा साइज भी तो बता दो कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा जो इसका इमेज है, तो उसको भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत वाली रॉकेट साइंस ऐसा लगेगा नहीं। सबसे पहला देखो हमने क्या देखा था, आप बस ये समझ लो कि अगर आपकी नानी के घर से आपकी दादी का घर जो है वो कितनी दूरी पर है। आई थिंक ज़्यादातर लोगों का जो घर होगा वो बहुत दूर होगा, घर से दिखाई नहीं देगा। तो ये आपकी नानी का घर है और वो जहाँ पर वस्तु सबसे पहले थी वो आपकी दादी का घर है। तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, उसका इमेज कैसा दिखाई देगा, एकदम छोटा बिंदु साइज। तो मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बहुत छोटा। कितना बड़ा, बहुत छोटा, ठीक है। फिर अब वो बहुत पास आ गया है, धीरे धीरे जितना पास आएगा उतना बड़ा दिखाई देता है ना, तो यहाँ पर भी आपको छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन अभी भी घर तक नहीं आ पाया है। फिर उसके बाद में वो C1 से C2 पर जब आ जाता है तो ये बड़ा हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अभी तक बराबर, क्योंकि दोनों तरफ पलड़ा बराबर, देख भाई यहाँ पर C1 है और यहाँ पर C2 है, तो दोनों तरफ हो गया बराबर। अब जैसे जैसे वो और नज़दीक आएगा वैसे वैसे हमको बड़ा दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि फिर हमको ना, जैसे होता है नहीं, लंबा आदमी अगर आपके सामने आ जाए तो पहले तो दूर से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर ऊपर नहीं करते, जितना सामने आएगा पड़ोस आएगा उतना आप ऐसे ऐसे करके उससे बात करोगे, है ना, होता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर से थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पर बड़ा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बहुत बड़ा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत आवर्धित। बहुत बड़ा को हम बहुत आवर्धित, बहुत बड़ा लिख देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर है बिंब की तरफ जब ये बनता है तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा, बहुत बड़ा, विवर्धित से भी बहुत बड़ा बनता है, तो यहाँ पर हम विवर्धित या विवर्धिता लिख सकते हैं, विवर्धिता, ठीक है। ये हो गया। तो अब आप कहोगे कि टेबल तुमको याद हो गई, लेकिन इसका जो चौथा वाला कॉलम है वो नहीं बताया हो, तो वो भी बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हमेशा से मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई भी वस्तु दर्पण के अंदर बनती है तो वो आभासी होती है, दर्पण के बाहर बनेगी, लेंस के बाहर बनेगी तो वो वास्तविक होगी। तो यहाँ पर देखो ये वास्तविक होगी, ठीक है। और जो इमेज है आप यकीन मानो जो यहाँ पर आती है कोई भी इमेज, वो अभी आप आगे समझोगे चल करके, जब वो यहाँ से क्रॉस मारती है ना तो ऊपर वाली आ जाती है नीचे। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी मतलब ऐसे ही एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। वो इमेज पूरी यहीं तक से आएगी। कोई भी किरण अगर इधर से आती है तो वो नीचे चली जाती है, ऊपर से भी कोई अगर आएगी टकरा के तो भी वो नीचे चली जाएगी। जैसे मान लो अगर कोई यहाँ पर आई तो टकरा के इधर आ जाएगी। तो सारी इमेज जब नीचे जा रही है तो इसका मतलब हर एक इमेज उल्टी बनेगी। देखेंगे आगे कैसे, इसको अभी आप इग्नोर करो। तो वास्तविक के साथ में उल्टी, ये भी कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी। ये कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी। ये भी कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी। ये भी कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी। लेकिन लास्ट वाले में जब यहाँ पर गेम चेंज हुआ था तो यहाँ पर भी गेम चेंज होगा। जैसे दूसरे के आपने बराबर नहीं देखा, बराबर क्या करता है, जो माइनस होता है उसको प्लस कर देता है, जो प्लस होता है उसको माइनस कर देता है, गुणे को भाग कर देता है। तो यहाँ भी जब हमने इसको दूसरी फील्ड से उठा करके अपनी फील्ड में डाला है ना, तो इसका मतलब उसका भी निशान बदल जाएगा, तो इसका भी पलड़ा बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा आभासी और उल्टी की जगह क्या लिख देंगे, सीधा। दोस्तों हो गई आपकी टेबल। अब आप इसको फटाक से उतार लो अपनी किताब से, यहाँ से नहीं, किताब से अपनी जो है उतार लो। और यहाँ पर जो है अगर आपकी बुक में कुछ अलग अलग दे रखा होगा, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल में मेरे ख्याल से एक दो कॉलम गलत है, मैंने सपोर्ट मटेरियल देखा नहीं है, तो अगर आपके पास में ऐसा कुछ हो जहाँ पर मिस्टेक हो तो आप मेरे से कंफर्म कर लेना। तो ये हो गया आपका पूरा टेबल। आई होप आपको याद हो गई होगी, और अगर ये आपने देखी और आपको याद हो गई है तो मेरे को कमेंट करके बता जरूर देना कि भैया ये टेबल मेरे को याद हो गई, क्योंकि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को टेबल याद हो जाए तो मेरे को ना मजा आ जाए और उस दिन मैं 2 रोटियाँ ज़्यादा खाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मेरे को बता देना कि ये वीडियो मैं अभी तक देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे कमेंट करके बता देना कि पूरी देखी या कहाँ तक देखी, मिनट वगैरह, क्योंकि मेरे को इस तरह काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सच में पढ़ रहे हैं, तो मैं और मोटिवेट होकर के उनको और ज़्यादा पढ़ाऊंगा। और आई गारंटीड कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, तो आपको ट्यूशन जाने की, किसी एक्स्ट्रा कोचिंग या किसी स्कूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई स्कूल प्लीज़ पढ़ते रहना, क्योंकि ये होता है कि मैं अपनी तरीके से तो पढ़ा रहा हूँ, कई सारी चीज़ें जो है मैं अपनी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्कूल में एक अलग ही ज्ञान होता है। वो स्कूल का ज्ञान कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है, चाहे वो ट्यूशन हो, कोई कोचिंग हो, कुछ भी हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं फार्मूले की। ये फार्मूले क्या करते हैं, बेसिकली जब आप आगे आरेख अभी बनाएंगे ना, तो आरेख बनाते समय आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले कुछ नहीं है, आपको 3 छोटी छोटी चीज़ें समझनी है, और उन्हीं चीज़ों के आधार पर आप फॉर्मूले, मतलब जो आरेख हैं, उनको बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसे हमने दर्पण के टाइम पर बनाए थे। तो एग्जैक्टली हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए फटाफट से फॉर्मूले बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके लिए 3 उत्तल और 3 अवतल
ठीक है, ये अवतल हो गया। अवतल लग भी रहा है भाई, ऐसा थोड़ी अवतल लेंस होता है, ऐसा होता है अवतल लेंस। ठीक है, ये हो गया अवतल लेंस। अब दोस्तों जो पहला फॉर्मूला है वो ये है, आपने उसमें आरेखों में भी देखा होगा कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें से मुख्य अक्ष वगैरह नहीं बताई हैं, वो सारी वही हैं जो उस वाले दर्पण में थी, वही लेंस में भी रहती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ से गुजरती है? तो भाई देखो, जैसे ही आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, तो कोई भी किरण अगर जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो भाई ध्यान से समझना, इस बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन होती है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के F1 की तरफ, सॉरी F2 की तरफ चली जाएगी। कहाँ जाएगी? F2 की तरफ जाएगी। ठीक है, जो ज़रूरत है मैं बस वही नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे ये F2 की तरफ हो गई, और ऐसे ही जब हम इसमें देखते हैं तो अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष की तरफ से चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के एग्जैक्ट इधर जाती है। और अगर हम उसका उल्टा देखें तो वो F1 पर ही आ जाता है। तो इसको छोड़ दो, मतलब इसको तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपको समझ में आया ना? ये क्या होता है, किरण दूर भागती है और इसकी किरण F1 F2 पर आकर के मिलती है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कोई और अगर F2 मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के F2 पर ही चली जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप ये देखोगे तो रिफ्लेक्ट होकर के F2 पर चली जाएगी। आई होप आपको ये इतना समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है अगर कोई भी किरण F से गुजरे, मतलब उसकी फोकस बिंदु से गुजरे, F से गुजरेगी, तो क्या होगा? इसका देखते हैं F कहाँ पर है। इसका F यहाँ पर है, ठीक है, और F2 यहाँ पर है। यहाँ पर है आपका C, क्या करूँ मैं, ऐसा थोड़ी कुछ बनाता है यार। यहाँ पर है C2 और यहाँ पर है C1। तो अगर कोई भी किरण आपकी F1 से गुजर रही है तो भाई जैसा उसमें था ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। इसमें आ जाओ, ये हो गया F1 और ये हो गया आपका F2। अगर इसमें भी कोई किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मतलब इस पे F1 से गुजर रही है, तो वो भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने लग जाती है। ठीक है, तीर बनाना बहुत ज़रूरी है। तीर नहीं बनेंगे तो भाई मेरे समझेंगे कैसे कौन सी किरण कहाँ से आई कहाँ तक गई। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ होती है, इसमें आपकी वस्तु किधर भी रखी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, दोनों की तरफ एक ही चीज़, एक ही जैसा काम होता है। अब जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अगर कोई भी किरण आपकी जो है प्रकाशिक बिंदु से गुजरती है, या फिर प्रकाशिक नहीं, हम मान लेते हैं हाँ प्रकाशिक बिंदु से ही मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी से गुजरने वाला ज़्यादातर चांसेस नहीं होता है। तो प्रकाशिक बिंदु O से गुजरती है, बिंदु O, तो जैसे इसका O तो यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर कोई भी किरण यहाँ से गुजरी तो वो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधा जाएगी और उसी वे पर आ भी सकती है, नहीं तो बोल सकते नहीं आएगी। यहाँ पर ऐसे ही अगर कोई जाएगी तो वो जैसा जाएगी वैसा ही आएगी, बिना कोई रिफ्लेक्शन के। तो बस ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आगे के सारे आरेख हम बनाएंगे। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो जो है अगली, वो आरेखों से रिलेटेड होगी, और उसी वीडियो में हम लोग सवाल लगाना भी सीख लेंगे, और ये हो जाएगी हमारी इस चैप्टर की सेकेंड लास्ट वीडियो। फिर उसके बाद में अगली वीडियो होगी वो बिल्कुल लास्ट होगी। फिर जो भी आएंगे वो डाउट क्लासेस आएंगे, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इसी चैप्टर से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मैं आपको बना करके दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो के पसंद आने की। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो या फिर आपने पूरी सीरीज देखी अभी तक की सारा कुछ, और आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया, तो मेरे को कमेंट करके बताना, वरना मैं इतने लंबे लेसन कभी नहीं पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन नाइट।